वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब पेट्रोल, बिजली और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। ज़मीन पर बैठा आम इंसान इस वक्त बेबसी के आलम में सब देख रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। मौजूदा हुकूमत का दावा है कि मुश्किल फैसले करने के बाद मुल्क को तरक्की के मेराज पर ले जाएंगे। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की वजह से भी जो भी, मगर आवाम के लिए एक महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा होना किसी ड्राउने ख्वाब से कम नहीं है। सवाल यह कि माजी के हर बयान को नजरअंदाज करके क्या मौजूदा मखलूद हुकूमत को मजीद वक्त दिया जाए? आखिर ये वक्त कब तक दिया जाएगा? पाकिस्तान जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में इजाफे का कसूरवार किसको ठहराया जाए? मरीम नवाज जब अपोजिशन में थी तो इन सबका जिम्मेदार किसको ठहराती थी और तंजिया क्या कहती थी? आइए वो भी आपको दिखाते हैं। चीनी महंगी हो जाए तो समझ लो जीशान, इसको खोलो बेटा, क्या लिखा है इस पर? दिखाओ। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। जी, साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली सार्फिन को दिया गया रिलीफ भी ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 5 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दिया जा रहा था। इसको इंतज़ामिया ने वजारत पावर डिवीज़न की हिदायत पर 5 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ ख़त्म कर दिया है। इस हवाले से डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज लेस्को ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत IMF के कहने पर बिजली रिलीफ ख़त्म करके फ़ी यूनिट रेट भी बढ़ा रही है। जब बात चल पड़ी है तो याद माजी को ही दोहरा लेते हैं कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत IMF के प्रेशर में आकर बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है। क्या कहते थे माजी में, वो भी सुन लेते हैं। ये PDM की मूवमेंट थी जिसकी वजह से अब इन्होंने इतना अरसे तक बिजली की भी कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन पीछे से उनके IMF भी उनके पीछे लगा हुआ है। तो अब वो जो बिजली की कीमतें इन्होंने पहले बढ़ाई थी IMF के प्रेशर में आके या खुद भी शौक से, वो इसलिए बढ़ाई थी कि हम सर्कुलर डेट को कम कर देंगे, यहाँ पे कीमतें बढ़ाएंगे, वहाँ पे जो 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 खसारा था उसको कम कर देंगे। हुआ ये कि कीमतें भी बढ़ गई, लेकिन शायद चोरी बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ गए कि कीमतें भी बढ़ गई और खसारा भी बढ़ गया। अब मजीद और कीमतें बढ़ाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कीमतें बढ़ाने से खसारा कम कर सकेंगे, क्योंकि इनको और रूम मिल जाएगा, ये और वेस्टफुल स्पेंडिंग कर देंगे। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये मुश्किल फैसले आवाम के लिए मुश्किलात लाते रहेंगे? मौजूदा हुकूमत का आखिर रोड मैप क्या है? दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ट्विटर एप्लीकेशन पे साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ का भी एक क्लिप चल रहा है जो कि इस वक्त बहुत पॉपुलर हो रहा है। लोग उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसमें वो उन्होंने सिर्फ 5 रुपए बढ़ाने पे माजी की हुकूमत के ये कहा कि जी ये आवाम के जेबों पर डाका मारा जा रहा है, शब खून मारे जा रहा है रात के अंधेरे में, और वो भी लोग अब चला रहे हैं और उनका नाम लेके कह रहे हैं कि जी मुस्तरद की जा रही हैं कीमतें। इसी सारी चीज़ों पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी जी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की से उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा बजट जिस तरह पेश हुआ और उसके बाद जो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है अवाम के साथ, हम ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें इस 1.5 से 2 माह के अंदर तीसरी मरतबा बढ़ा दी गई। और पहले तो हम ये देखते थे कि 2 रुपए 1 रुपए माजी की हुकूमतों को हमने देखा, या 4 रुपए 5 रुपए इस तरह से पैसों का आगे पीछे मामला होता था, लेकिन अब तो इकट्ठे इकट्ठे 25 रुपए 30 रुपए। आवाम तो रुल के रह गई है, गरीब आवाम का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है अब। जी बहुत शुक्रिया जी। एक तो जी देखिए, आपने जो कहा बजट, मैंने तो उसी वक्त ये कर दिया था कि ये कोई बजट नहीं है, क्योंकि बजट से पहले ही इन्होंने कीमतें बढ़ाई 7 रुपए पेट्रोल की, और ये एक्सपेक्टेड था कि ये चंद दिनों में बढ़ाएंगे। तो ये किस किस्म के बजट, किस किस्म के इनके जितने तखमीना थे, जिसका आखिर आपने कोई वो बनाया था एक्सपेंस का कि ये हमने इतना खर्च करना होगा और इतना टैक्स कलेक्ट करना होगा। इस सूरत हाल में आपका बजट टोटली इररेलेवेंट हो गया है, और जो भी बातें, ये मीडिया बड़ा जालिम हो गया है। आज जो आपने अभी ये सारी बातें टीवी पे चलाई जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते हैं, और सब्सिडी वो, और IMF का प्रेशर। अब तो ये है कि IMF के प्रेशर पे ये डू मोर के बार बार वहां से आ रहे हैं और ये उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
और जिसके लिए सारा प्रेशर आज पाकिस्तान की गरीब आवाम और उसके साथ साथ मैं तो कहती हूँ सब मिडिल क्लास जिस तरह पिस गया है कि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो 85% का इंक्रीज, 73% का इंक्रीज, आपका हाई स्पीड डीजल हो, आपका पेट्रोल हो, आपका केरोसिन ऑयल हो, सबके ऊपर जिस तरह बढ़ाया है। और आज जहां जिस तरह का ये वाकई हकीकी मायने में जिसे ये कहते हैं कि पेट्रोल बॉम्ब, ये आज फॉर्म के ऊपर वही गिरा है। मैं ये भी बताती चलूं कि ये वक्त गुजरने के साथ ये और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया कि IMF ने कि ये कमजोर हुकूमत है। और सोचिए जरा कि बड़ी बड़ी पार्टियां मिलके, ये 12-11 पार्टियां या 12 पार्टियों का बजट है, ये एक या दो का नहीं है। और मुझे तो हैरत है कि जो कराची से पार्टी जीत के आती है कि वो 1 रुपया भी, हम जो कराची को सब्सिडी दी जाती थी बिजली पे, 1 रुपया भी हम ये अगर बात होती थी काबीना में तो वो शोर मचाते थे। आज वो सब्सिडी भी खत्म हो गई और वो खामोश हैं और उस काबीना का हिस्सा हैं। मुझे उस पर भी बहुत हैरत है। बहरहाल ये होना था, ये एक्सपेक्टेड था, और मैं तो पहले ही ये कह चुकी थी, नो कॉन्फिडेंस से पहले ये मैं अपना स्टेटमेंट दे चुकी थी। जी अच्छा डॉक्टर साहिबा, ऐसे आता है आप एक सीनियर सियासतदान हैं, हमेशा से मुल्क में चीज़ों को बहुत क्लोजली देखती आई हैं, ये आप इस सारे सिनेरियो को खुद कैसे एनालाइज करेंगी कि ये जो मतलब इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसमें जो 13 जमातें बैठी हैं वही माजी में शक्ल बदल बदल के इक़्तिदार में रही हैं, ये पहली दफ़ा तो नहीं आई हैं। जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और जो किया जाता भी रहा, और आप खुद कैबिनेट का हिस्सा भी थी, तो ये जो सारा इस वक्त सिनेरियो है उसको अगर अभी इस वक्त मौजूदा सिनेरियो से कंपैरिजन इसका कंपेयर करें तो आप कैसे देख रही हैं? जी देखिए, मैं एक तो PTI की मैं स्पोक्स पर्सन, मैं एज एन अल्लाह, क्योंकि मैं कैबिनेट में बैठी थी और मैं सब कुछ देख रही थी, तो वो जिम्मेदारी के हवाले से मुझे पता था, जो मैं देख चुकी थी अंदर, कि जी ये अगर ये चेंज हुआ तो ये NRC की तरफ जाएंगे। मैं ये देख रही हूँ जो ये बार बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, ये आखिर 12 पार्टियों का चार्टर ही है ना, और दे हैव फेल्ड। तो अब जो मैं GBA, हम अपोजिशन में बैठे हैं, और जो अगर एक आध पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, इनकी गवर्नेंस टोटल फेल हो चुकी है। जब तक के ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, या हमारे मुल्क में हम सिर्फ NRC की तरफ जा रहे हैं, पोलराइजेशन बढ़ रही है, और उसका सिर्फ एक हल है कि जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक टेबल पे बैठे और ये फैसला हो कि हमने इस मुल्क को आगे कैसे चलाना है। मेरे ख्याल में एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, क्योंकि हम ये बार बार बात करते हैं जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं हो रहा और कहीं से भी कोई जमहूरियत नाम की चीज इस मुल्क में नहीं है। अच्छा ये भी बताइएगा डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं इस वक्त, हाँ, आज भी वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है कि IMF मुआहदे के 22 ईंधन की कीमतें बढ़ाने के अलावा चारा नहीं है। एक तरफ 4 वफाकी वज़रा अलग अलग जमातों के बैठते हैं और कहते हैं कि PTI की पैदा करदा मुश्किलात की वजह से तीसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ रही है। फिर हम ये देख रहे हैं कि डॉलर भी मज़ीद बढ़ता जा रहा है और बेकदरी हो रही है मुसलसल रुपए की। तो जो आ रहा है वो एक दूसरे के ऊपर ही ब्लेम गेम डाल रहा है, कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें सियासी मंजरनामे के अंदर। तो अगर IMF के ही जैसे कहते हैं कि जी कंधे पे रख के बंदूक चलानी है, या IMF ने ही मुल्क को चलाना है, पाकिस्तान की मईशत को चलाना है, तो फिर आप कैसे देखती हैं इसको कि 13 सियासी जमातें, वो भी इतने, उसमें कई तो वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं माजी के भी, और 4 वफाकी खजाना वजीर के वो बैठे हुए उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। देखिए, क्योंकि कोई इनका होमवर्क नहीं था, कोई पॉलिसी थी नहीं, और मकसद कुछ और था, और बातें ये कर रहे थे, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है महंगाई की मद में। अब किधर गए वो लॉन्ग मार्च वाले? उनको पूछे ना जरा कि ये जो महंगाई मार्च इन्होंने किया था, आज ये क्या करेंगे? आज करें ना महंगाई मार्च, निकले, हम भी इनका साथ देंगे।
हम भी निकलेंगे इनके साथ। तो ये जो वहां सिंध से लेकर आए जी महंगाई मार्च हो रही है, कोई पंजाब में महंगाई मार्च हो रही है, तो ये सब किधर है जिसमें आप बता रहे हैं सारे वुज़रा बैठे हैं? और वो देखिए कोई पॉलिसी नहीं थी इनके पास, कोई इनका होमवर्क नहीं था। एज फार एज आपको IMF की बात कर रहे हैं या पेट्रोल महंगा, उस वक्त भी यही हम बता रहे थे बार बार कि जो चीज इंपोर्ट की जाती है आपके मुल्क में तेल और उसके नहीं है तो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो जो इंटरनेशनल प्राइस होती है वो आपको अपने मुल्क में देना होती है। लेकिन ये खड्डा उन्होंने जो उस वक्त की हुकूमत के लिए खोदे था और आज ये उस खड्डे में ये खुद गिर गए हैं। आवाम के सामने इनके चेहरे आ गए हैं कि किस तरह ये उस वक्त का प्रेशर और आपका एडिबल ऑयल हो, आपका पेट्रोल हो, आपकी गैस हो, ये सब बाहर से आता है। तो जाहिर है और जितना ट्रेड डेफिसिट है क्योंकि एक्सपोर्ट बड़ी थी, आपका इकोनॉमिक सर्वे जो इनके दौर में प्रिंट हुआ वो इन सबूत है अवाम के लिए कि ग्रोथ बढ़ रही थी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आपके जो एक ओवरऑल इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे थे, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी। तो ये सारी चीजें अगर देखें आपकी ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी बात होती है कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट थी, आपकी एग्रीकल्चर में बेहतरी आ रही थी। तो जब हम बेहतरी की ट्रैक पे थे तो फिर ये जो बातें इन्होंने की तो उससे जाहिर हुआ कि इनके मकसद कुछ और थे और हकीकी मायने में ये लॉन्ग मार्च इन्होंने अवाम को धोखा दिया है। और नतीजतन आज ये है कि जो महंगाई में न सिर्फ गरीब आदमी, मिडिल क्लास बिल्कुल पिस गई है। सही। अब ये तो महंगाई की बात हो गई, दूसरी तरफ डॉक्टर साहबा एक हम ये देख रहे हैं कि आईनी बहरान भी है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर इस वक्त आईनी बहरान है, उस पर भी कोई तवज्जो देने के लिए राजी नहीं है। 13 जमातें मिल के आई हैं लेकिन उसके बावजूद वहाँ भी कोई तैयारी नहीं है। एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही खेल तमाशे की तरह उसको चलाया जा रहा है। पंजाब असेंबली का मामला वो हमारे सामने है, जो बजट का वहाँ मामला रहा वो हमने देखा किस तरह से रहा, पहले CM किस तरह से बने। तो ये इस तरह से एक आईनी बहरान पैदा करके सबसे बड़े सूबे में इसके लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से होंगे? देखिए बिल्कुल आईनी बहरान सिर्फ एक बड़े सूबे में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है आईनी बहरान। आप अगर नेशनल असेंबली का हाल देखिए कि जहां इन्होंने अपोजिशन को ही खत्म कर दिया है, वहां कोई अपोजिशन नहीं है। जिसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है वो रिकॉर्ड पे डिफरेंट चैनल पे आज भी आके कहते हैं कि मैं टिकट एक पार्टी से जिससे लूंगा। क्या उस आज जिस पार्टी से उनको टिकट लेना है तो क्या उस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे? तो सबसे बड़ा आईनी बहरान, क्योंकि अपोजिशन ही चेक होती है, अपोजिशन होती है जो एग्जीक्यूटिव से वो चीजें अवाम के मफाद की कराती है, एक ओवरसाइट रखती है। आज अगर आप जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो थे, अगर आप उनकी स्पीच देखते, जो भी उन्होंने स्पीच की पार्लियामेंट में, उससे जाहिर हुआ कि आपने वो बैलेंस ही नहीं रखा। आपने अपोजिशन जो हकीकी अपोजिशन GDA है आप उसको रिकग्नाइज नहीं करना चाहते हैं, और हम जो 2 या 3 लोग जो बात भी करते हैं उसका एक बहुत बुरी तरह उनके रिएक्शन आते हैं। तो वो बहरान हो या पंजाब का बहरान हो, और सिंध में भी मैं आपको बताऊं कि कोई अपोजिशन का, क्योंकि वहां भी अगर कुछ खवातीन ने शोर मचाया बजट के उस पे, तो जो उनके साथ हशर हुआ वो आपके मीडिया चैनल ने सबने दिखाया। मैं उसी पे आ रही थी, वही सवाल कर रही थी आपसे कि कल जो सिंध के अंदर हुआ है, खवातीन के साथ इस तरह से किया जा रहा है और खवातीन की इज्जत कभी मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। और ख़ास तौर पे जो कल सिंध असेंबली में भी हमने देखा बजट के दौरान जिस तरह का एक कियोस्क सब पैदा किया गया है, उसमें आप क्या कहती हैं कि ख़वातीन के हवाले से जाहिर सी बात है एक एहतराम है हमारे माशरे में, एक एथिक्स है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन वो भी हमें नज़र नहीं आया कल अनफॉर्चुनेटली सिंध असेंबली में। जी मैं उसे स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ, और जिस तरह उनके हाथ से फोन छीना गया और जिस तरह चारों तरफ से घेराव करके एक जो सलूक उनके साथ किया गया, क्योंकि यही कुछ नेशनल असेंबली में भी दिखने में आ रहा था। देखिए हंगामा आ रही हमने पिछले 3.5 सालों में देखी है नेशनल असेंबली में,
और वहां पे खवातीन ने किस तरह नहीं बिहेव किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो भी एजेंडा की हो, कि पेपर्स वो सब फाड़े गए और बजट फाड़ा गया, जिस तरह पोडियम पे जा के बार बार किया, लेकिन इस तरह की बदतमीजी नहीं हुई जो कल हमने सिंध असेंबली में देखी। और मैं इसके लिए स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि जब ट्रेजरी बेंचेस के वाले उठ के लोग कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों को फाड़ रहे थे और कर रहे थे, तो देखिए ये पूरे मुल्क में अनारकी है और कहीं भी जमहूरियत का कोई नामो निशान इस मुल्क में नहीं है। अच्छा, बस और लास्ट मैं तो जी लास्ट और सवाल वो आपसे करूंगी मैं जी डॉक्टर साहबा, ये जो जी पंजाब असेंबली में भी हमने देखा, एक तो ये सिंध असेंबली में इस तरह से हुआ जो दुआ भुट्टो साहिबा वाला केस हुआ, दूसरा पंजाब असेंबली में अताउल्लाह तारड़ साहब की क्लिप आप देख रही होंगी आजकल चले, जिस तरह के वो साइन बना रहे हैं, जिस तरह के वो इशारे कर रहे थे, वो भी हमारे माशरे से हम देख रहे हैं कि एथिक्स और ये सारी चीजें जाती जा रही हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत अफसोस हुआ और मुझे उससे जो और ज्यादा अफसोस हुआ कि जिससे उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। देखिए हो जाती है, ये यंग है, यूथ है, एक नए नए आए हैं, तो अगर कोई ऐसा हुआ तो उनको फौरन माजरत कर लेनी चाहिए थी। मिर्जा इस्माइल साहब ने भी एक गाली दे दी थी, लेकिन फौरन ही उन्होंने माजरत कर दी। तो अगर कोई गलती हो भी जाती तो उस पर फौरन माजरत कर लेनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, जो मैं अब इस वक्त देख रही हूँ बुखलाहट का हाल, तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सियासतदान डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, रहनुमा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस हमारे साथ मौजूद थी जी, और कह रही थी कि जो इस तक सिचुएशन मुल्क की ओवरऑल है वो अच्छे पैराहे में नहीं जा रही, और इसमें जो है ऑपोजिशन नाम को रह गई है खाली, और ऑपोजिशन को ऑपोजिशन उस तरह से करने भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ऑपोजिशन का ही काम होता है, डेफिनेट सी बात है हर दौर में नाजरीन, कि वो आवाम के जो इशूज़ हैं और जो हुकूमत की कोताहियाँ हैं उन दोनों को हाईलाइट करती है मेनली हर फोरम पे, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, कोई भी सूबा हो, या फिर नेशनल असेंबली का फोरम हो या सेनेट का फोरम हो, किसी भी ऐवान के अंदर ये जो अवामी नुमाइंदे होते हैं ख़ासतौर पे ऑपोजिशन के, वो हुकूमत की गलतियों कोताहियों को भी परख रहे होते हैं, उसके ऊपर चेक इन बैलेंस भी रख रहे होते हैं, साथ ही वो ये भी अवामी जो इशूज़ हैं उनको भी उजागर कर रहे होते हैं, जहाँ पे हुकूमत कोताही करती है उसकी भी निशानदेही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े कलीदी किरदार होता है ऑपोजिशन का, जो कि इस वक्त हमें किसी भी लिहाज में नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल हफ्ते के रोज़ का आखिरी प्रोग्राम होता है, ज़िंदगी रही तो इतवार को फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।